अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खुशखाश होंगे, खैरियत से होंगे। हम यही चाहते हैं कि आपके तमाम इर्द गिर्द के लोग, आपके तमाम ख़ानदान वाले, आपके अहलो अयाल बिल्कुल ठीक रहें। और आपको पता है कि जिस तरीके से वक्त बदल रहा है, जिद्दत आ रही है, उस तरीके से बीमारियां भी ज़्यादा फैल रही हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ी थी, WHO की रिपोर्ट है, जिसमें ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 के मुताबिक जो है हर 5 में से एक शख्स जो है वो कैंसर से लड़ा है, कैंसर का शिकार है। और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 92% आबादी कैंसर से बराह रास्त या अपने किसी न किसी करीबी रिश्तेदार से, अजीज़ के ज़रिए मुतासर हो रही है। ये भी कहा जाता है कि ये जो मुहलिक बीमारी है ये जेनेटिकली भी आगे जाती है। अगर ख़ानदान में किसी फ़र्द को या माँ को या बाप को, दादा को या किसी भी करीबी रिश्तेदार को कैंसर है तो ये ट्रैवल किया जाता है पूरे ख़ानदानों में। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त दुनिया में जो है तकरीबन 2 करोड़ 6 लाख नए कैंसर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और गुज़िश्ता कितने सालों में जो है ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और 2050 तक ये कहा जा रहा है कि ये तादाद तकरीबन बढ़कर 3 करोड़ 50 लाख तक पहुंच सकती है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ अफराद कैंसर के बायस जान की बाजी से हार जाते हैं। कैंसर्स के मुताबिक बहुत रिसर्च हुई है, उसके मुताबिक जो है बहुत से केसेस सामने आए हैं, केस स्टडीज़ कंडक्ट की जा रही है, मगर अभी भी आज तक कोई ऐसी वैक्सीनेशंस नहीं आई जो कि क्योरेबल हों। कैंसर की स्टेजेस हैं, उसकी तशख़ीस करना जो है समटाइम्स इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेशेंट जो है समटाइम्स स्टेज 4 पर उसको पता लगता है कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जंग लड़ा है। और जब उसको ये ख्याल आता है तो देर बहुत हो चुकी होती है और उसके बाद वाकई डॉक्टर्स कहते हैं कि आप घर जाएं और जब तक अपनी ज़िंदगी है उसको जिएं। मगर हम क्यों नहीं रूल आउट कर सकते कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के जो कैंसर्स हैं वो क्योरेबल हैं, ट्रीटेबल कैंसर्स हैं। वहाँ तक जाना कितना मुश्किल है, उसकी तशख़ीस करना कितना मुश्किल हो चुका है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के हवाले से। अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी काम कर रही हैं, मगर ऑफ कोर्स जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं। आज हम कैंसर से मुतालिक बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट टू डिस्कस। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीबा अतीक, कंसल्टेंट हैं, हिस्पैथोलॉजिस्ट हैं और आज हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीबा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अरीबा, कैंसर ऑफ कोर्स दैट्स अ डिपार्टमेंट यू डील एवरी सेकेंड डे। टेस्ट होते हैं, लोग आते हैं, कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद में पता लगता है कि दिस और दैट पर्सन इज़ फाइटिंग विद कैंसर। क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट? ये कहा जा रहा है कि 2050 तक ये जो पूरी दुनिया की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो कैंसर में मुब्तला हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं। टू सम एक्सटेंट आपकी वैल्यूज मैं भी सुन रही थी और मतलब मुझे जो खुद भी आइडिया और मैं जब पढ़ भी रही थी इसके लिए तो बड़ी हैरत की बात ये थी कि पाकिस्तान में जो न्यू कैंसर है 185,000 केसेस हैं जो डायग्नोज हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। और ये बर्डन इंक्रीज होता जा रहा है वक्त के साथ, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। दो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत सीरियस लेके और इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम अभी स्टेजेस की बात कर रहे थे तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के ऊपर तो ये टोटल ट्रीटेबल है। तो इतने ज्यादा लोगों की डेथ इस डिजीज की वजह से नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है। डॉक्टर अरीबा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये स्टेजेस के बारे में क्यों नहीं हमें पता लग जाता पहले कि अ पर्सन इज पासिंग थ्रू सच अ बिग डिजीज़, इतनी बड़ी डिजीज़ उसके अंदर है? क्या सिम्टम्स नहीं आते? क्या हम लोग इन सिम्टम्स के बारे में जानते नहीं हैं? अवेयरनेस की कमी है, क्या वजह है? अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और दूसरा स्क्रीनिंग नहीं है। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। मतलब जब ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंसर ब्रेस्ट के बारे में कैंसर के बारे में मैं सबसे ज्यादा कहूंगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो सबसे ज्यादा है। 25% सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद बाकी आते हैं। तो
मैमोग्राम, मैमोग्राफी का मतलब प्राइवेट कंपनीज भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, सरकारी भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत ज्यादा शेम का फैक्टर है कि अगर कुछ होता भी है तो खवातीन बताती नहीं है, और अगर बता दें तो जब तक कोई फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो चेक नहीं करवा रही होती है, कोई उनको चेक कराने दे नहीं रहा होता। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वरना ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि स्टेज 3 तक भी ट्रीटेबल है। लाइक स्टेज 4 के ऊपर सिर्फ आकर ऐसा होता है कि हमें अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को कहना पड़ता है कि अब आप घर जाएं, और दिस मतलब सिर्फ आप एक मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम कहते हैं कि जो सिम्टम्स है हम उसको ट्रीट कर देते हैं और उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। वरना स्टेज 3 तक आप भी ऐसा है कि ट्रीटमेंट के बाद आपका सर्वाइवल रेट 15 साल होता है। लाइक आप 15 साल तक एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, जो कि मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा सर्वाइवल रेट है। लेकिन इसके अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आप अपना मुआयना हर रोज खुद करें। यहाँ पे टॉयलेट्स में और शॉवर रूम्स में लोगों ने चार्ट्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इस तरीके से मुआयना करना है, और अगर कोई गिल्टी महसूस होती है तो बताना है। मुझे लगता है हमारी भी तमाम खवातीन को अपने टॉयलेट्स के अंदर ये रिमाइंडर अपने आप को देना चाहिए कि एवरी वीक उन्होंने एक दफा अपना मुआयना खुद जरूर करना है, और अगर कुछ एबनॉर्मल उन्हें फील होता है तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कैंसर्स जो हैं वो कौन कौन से? आपने जैसे बताया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान में जो है पाया जा रहा है, इसके अलावा कौन से और कैंसर्स हैं? हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर इज 25%। उसके बाद आगे आ जाता है हमारा मुंह का कैंसर, जो कि मोस्टली ये छालिया, तंबाकू और इसके साथ रिलेटेड है। थर्ड नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आंतों का कैंसर, जो कि हमारी खाने पीने की आदत के ऊपर जिसका इन्हिसार होता है। और अगर उसके बाद बात करें तो फिर लंग कैंसर आ जाता है, और 5वें नंबर पे ब्लड कैंसर है। बाकी सारे उसके बाद आते हैं, और ये मैं मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट है, लेकिन ये मैं जनरलाइज्ड बात बता रही हूँ, कॉमन। तो ऑफ कोर्स अगर इनको फर्दर डिटेल में बात करें तो ब्रेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आंतों के कैंसर के बारे में बात करें तो हमारी डाइट मतलब इट्स नॉट गुड। ये कभी भी गुड नहीं है और इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड देन स्मोकिंग और छालिया और तंबाकू, इससे रिलेटेड कैंसर्स बहुत ज्यादा। ठीक है, कैंसर्स के हवाले से तो आपने बताया है कौन कौन से कैंसर्स पाकिस्तान में, मगर आप ये मुझे बताएं कि एक लंप जो क्रिएट होता है किसी भी हिस्से में जिस्म के, क्या वो कैंसर है? नहीं, हर गिल्टी या लंप कैंसर नहीं है। खासतौर पे वो गिल्टी या लंप जिसके अंदर दर्द महसूस होता है वो कैंसर नहीं होती। लेकिन वो गिल्टी जिसकी दर्द नहीं होती वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर होता है। और होता भी ये है क्योंकि उसकी दर्द नहीं हो रही होती, कोई उसको सीरियस नहीं लेता। और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें दर्द शुरू होती है तब लोग जाते हैं, लेकिन वो फिर मामला 3rd और 4th स्टेज तक पहुंच चुका। ठीक है। अच्छा, हिस्पैथोलॉजी जो है वो कैंसर की तशखीस कैसे करता है? कौन कौन से टेस्ट होते हैं? कैसे स्क्रीन किया जाता है? हाउ वुड वी बी नोइंग दैट वी आर हैविंग कैंसर? हाँ जी, इसका इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको जिस्म के बैरूनी हिस्सों में अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो उसके लिए 2 टेस्ट अवेलेबल होते हैं। एक तो उसे हम एफएनए का टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर हम सुई अंदर डालते हैं, सुई की मदद से मवाद निकालते हैं और उसको हम उसी टाइम पे माइक्रोस्कोप के नीचे देख के बता देते हैं। दूसरा हम कहते हैं कोर बायोप्सी, उसको हम अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। अल्ट्रासाउंड का प्रोब हम रखते हैं, हमें स्क्रीन पे नजर आता है, एक नीडल अंदर जाती है, नीडल वो मटेरियल निकालती है, वो आगे पैथोलॉजिस्ट को यानी हम लोगों के पास भेज दिया जाता है, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देख के बताते हैं। तो ये तो बेसिक पैथोलॉजी के टेस्ट हैं जो अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आंतों का कैंसर बहुत कॉमन है, उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम ये होता है कि आपको ब्लड आ रहा होता है इधर पखाने से, और या आपकी वैसे आपको मसले हो रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, यानी ब्लड टेस्ट होते हैं, या वो आप फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसकी अमाउंट से हमें पता चलता है कि क्या ये कैंसर होता है या नहीं है। तो ये हर जिस्म के हिस्से का मुख्तलिफ है, लेकिन वो खतरनाक सिम्टम्स जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके अंदर है कोई भी गिल्टी, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आना, आपके पखाने की जो भी आदत है अगर उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा तब्दीली है तो उसको आप इग्नोर ना करें, हल्का बुखार रहना, रात को पसीने से उठना, ये ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपको एक डॉक्टर को दिखा के पूछना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कराना है और वो आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर रीवा, ये बताएगा कि बायोप्सी के बारे में, जैसे आपने बताया है कि बायोप्सी करवाई जाती है, तो ये भी एक जगह आई वाज रीडिंग इट का बायोप्सी से स्प्रेडिंग ज्यादा हो जाती है कैंसर की, इज इट ट्रू?
नहीं नहीं, ये बिल्कुल मत है। क्योंकि बापसी की नीडल इतनी छोटी होती है कि वो स्प्रेड नहीं कर सकता। सर्जरी के कुछ केसेस के अंदर वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं उस ठीक तरफ है। नहीं जाऊंगी। लेकिन वापसी में ऐसा कोई खतरा नहीं है, वापसी कभी भी कैंसर स्प्रेड नहीं करती। ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं दुनिया में, पोल्यूशन के फैक्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू नो अबाउट के जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहे। लंग्स कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। हाँ जी, कैंसर के लिए ये बात मैं बहुत ज्यादा मतलब एम्फेसाइज करूंगी कि कैंसर क्यों शुरू होता है। लाइक ये इन्फ्लेमेशन से शुरू होता है। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को इन्फ्लेमेशन के कॉन्सेप्ट का पता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कोई भी इन्फेक्शन जो आपके जिस्म में हो रहा है। जैसे आपने जिक्र किया कि हवा के अंदर बहुत ज्यादा आलूदगी है, हमारा एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होता है, तो जब वो जिस्म के अंदर जाता है तो बेसिकली वो आपके जिस्म के अंदर एक इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है, एक ठीक। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है। इन्फ्लेमेशन जब सालों साल चलती रहती है तो वही एंड पे जाके कैंसर बनाती है। ठीक है। तो अच्छा, इसलिए ये जीन्स। बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये पोल्यूशन ओके। खतरनाक है। इसके जो भी प्रिवेंशन होनी चाहिए वो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, जीन्स का कितना बड़ा फैक्टर होता है? ये भी कहा जाता है कि जेनेटिकली फैलता है। अगर आपके दादा को है, फादर को था, मदर को था, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये आएगा। क्या ऐसी बात है? ये कुछ हद तक दुरुस्त है। ये होता है इस तरीके से कि हमारे जिस्म के अंदर जो चीजें ये बताती हैं कि आपको कैंसर होना है वो पेयर्स के अंदर है। लाइक आपके दो क्रोमोसोम्स होते हैं। हो सकता है कुछ फैमिलीज के अंदर एक आप फैमिली की तरफ से इनहेरिट कर लेते हैं, लाइक आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो एक अकेला मिलके कैंसर नहीं कर सकता जब तक उसके साथ दूसरा नहीं मिलेगा। उसको हम कहते हैं अपनी जबान में सेकेंड हिट। ये सेकेंड हिट यूजुअली तब होती है जब कोई जैसे पोल्यूशन से कोई फ्री रेडिकल्स हैं या जो आयंस हैं वो हमारे जिस्म के अंदर आती हैं, या कुछ जगहों पे तो कुछ ऐसे जर्म्स हैं जो आपके जिस्म में आते हैं, और वो जब सेकेंड हिट इकट्ठी आपस में मिल जाती है, मतलब एक आपको आपके बाओइस्ताद से मिली, दूसरी आपको आपके इन्वायरमेंट से मिली, जब वो इकट्ठी हो गई तो वो मिलके कैंसर बनाते हैं। यूजुअली ये इस तरीके से जनरली चलता है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर रीवा ये बताइएगा, दुनिया में इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, अभी तक कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं आई जो कि लगाई जा सके आपके इम्यूनाइजेशन कार्ड्स के अंदर, ताकि कैंसर अगर किसी को हो भी तो इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट ना करे। इसके साथ साथ कोलैबोरेशन कैंसर्स के हवाले से बताइएगा कि एक वो जो रिसर्च आई है जिसमें क्योर जो है वो किया जा रहा है विदाउट केमोथेरेपी। हाँ जी, पहले तो वैक्सीनेशन की मैं बात करती हूँ। वैक्सीनेशन के अंदर एचपीवी वैक्सीनेशन जो सर्विकल कैंसर के लिए, जिसके ऊपर हम लोगों ने काफी शोज भी किए, जी। वो एक वाहिद वैक्सीनेशन है जो फुली अप्रूव्ड है। और अगर आप वो वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 9 साल की उम्र में बच्चियों को लगा दिया जाता है, मतलब सारे वेस्ट के अंदर लगा दिया जाता है, और 35 साल की उम्र तक लगवा लेनी चाहिए। हाँ, 50 ईयर्स के बाद उसका फायदा नहीं है, लेकिन उससे पहले पहले तक आपकी डिफरेंट एज में डिफरेंट डोज है। तो ये वाहिद अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है। इसके अलावा आपकी आंतों के कैंसर की वैक्सीनेशन अभी वर्किंग में है, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 सालों के अंदर वो भी आ जाएगी। कि अगर वो, जैसे हम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं या इस तरह, और टीबी की वैक्सीनेशन है, इस तरह ये भी वैक्सीनेशन आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे और आपको कैंसर होगा ही नहीं। लेकिन इसके अंदर फिलहाल अभी सिर्फ एचपीवी सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन है जो हुई है। दूसरा, ट्रीटमेंट अब वाकई बदल रहा है। एक जमाना था कि जब सिर्फ कीमोथेरेपी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बबल थेरेपी, फिर इम्यून थेरेपी जिसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा और ट्रायल्स, ये वाकई ही इनके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं ऐसे कि जब ये पेशेंट को दे दिया जाता है तो उसके बाद जब हम वो देखते हैं तो उसके रिजल्ट्स 100% होता है, लाइक कैंसर खत्म हो चुका होता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, जब एक मेडिसिन बनाई जाती है फिर कई साल तक वो टेस्ट की जाती है, जब वो उन ट्रायल्स को पास कर लेती है तो वो फिर हम पेशेंट्स को आम जनरली लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल ये ट्रायल्स में है, लेकिन इनके रिजल्ट्स हैं, एंड होपफुली बड़ी जल्दी ये कीमोथेरेपी को रिप्लेस कर देंगी। अच्छा, किसी को अगर कैंसर होता है, अगर उसकी तशखीस कर दी जाए, उसका इलाज हो जाए, केमोथेरेपी हो जाए, क्यूरेबल हो जाए, उसके कुछ सालों के बाद वाइडली स्प्रेड होकर वापस आता है जिस्म के अंदर, ऐसा क्यों होता है? ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और ये हर कैंसर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। हाँ जी, ये एक बड़ी सैड रियलिटी है कि कैंसर ट्रीट हो भी जाता है, लेकिन उसके 3 से 4 साल बाद कहीं ना कहीं से वो दोबारा निकल आता है।
इसके ऊपर भी काम चल रहा है, जिसके लिए हम जीन थेरापीज भी अब आ रही हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से है कि कभी तो वो स्प्रेड हो चुका होता है, लाइक आप मेन जगह से तो निकाल देते हैं, लेकिन वो आपके ब्लड के अंदर होता है और कई सालों बाद वो दोबारा बन जाता है। और कुछ ये होता है कि एज के साथ साथ आपको एक नया कैंसर हो जाता है, क्योंकि जब आपके जिस्म के अंदर एक कैंसर होता है तो दूसरे किसी और हिस्से के कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, मैं लोगों को और पेशेंट्स को हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर चीज का लिंक यहाँ से है, लाइक एवरीथिंग इज विद योर माइंड। कैंसर पेशेंट की स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है और मेंटली तो वो बहुत ज्यादा होती है। सो आपको अपने आप को मेंटली भी हील करने की जरूरत होती है। वो पेशेंट जो कि मैंने देखा है मेंटली अपने आप को हील कर लेते हैं, उनके अंदर रिकरेंस कम है एज कंपेयर्ड उन लोगों के निस्बत जो कि इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते। सो ये डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये एक चीज नहीं है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स आपको जब कैंसर हो गया है तो आपको स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है। लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स मैंने देखा मिस कर लेते हैं। हर कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद एवरी 6 मंथ फुल स्क्रीनिंग होती है, ये देखने के लिए कि वो दोबारा से शुरू नहीं हो रहा, और अगर वो दोबारा से शुरू हो रहा हो तो वो उसको उसी टाइम पे बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि एक दफा होने के बाद लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस कर देते हैं 1 2 3 साल, और फिर जब बहुत ज्यादा फैल जाता है तो वो वापस आते हैं। तो ये अपना फॉलो अप मिस नहीं करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरीबा अतीक वॉज फ्रॉम यूके। जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरी दुनिया में कैंसर जो है, ये कहा जा रहा है कि 2050 तक 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी को कैंसर जो है वो हो सकता है और हो जाएगा, अगर हमने वाकई इस चीज़ पे एहतियात ना की। और एहतियात क्या है? एहतियात है बर वक्त तशख़ीस। आप लोग मुआयना करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, और जल्दी अगर किसी को ये चीज़ स्क्रीन हो जाए कि कैंसर में मुब्तला है तो इलाज भी पॉजिटिवली जो है वो हो सकता है, और क्योर और क्योरेबल और कर्ब भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, हम लोग वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम उस फोरम के हवाले से बात करेंगे जहां ह्यूमन राइट्स, सोशल राइट्स, ह्यूमैनिटी पर काम होता है। आपको पता है कि नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में वर्ल्ड प्राइड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस 2026 मुनक्किद हो रही है, जिसमें दुनिया भर से सैकड़ों जो है इंसानी हकूक़ के कारकुन और कानून साज शिरकत करने वाले हैं। मगर पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात क्या है? पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं इस वक्त वो ख़ास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एम्बेसडर, जो कि हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ ह्यूमन राइट्स में रह चुकी हैं, और वो हार्वर्ड में 1 साला फेलोशिप मुकम्मल करने वाली जनूबी एशिया की नुमाया ट्रांसजेंडर आवाज़ों में शामिल हैं, जहां उन्होंने मुस्लिम ममालिक में ट्रांसजेंडर हकूक़ और इंसाफ और जनूबी एशिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जो है बात की है। और उन्होंने भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मुतालिक पॉलिसीज़ पर भी तनकीद की है। और इसके साथ साथ वो स्टेज शेयर करने वाली हैं, और उनका नाम है नायाब अली, जिनको मैं वीडियो लिंक पे वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नायाब। Walaikum Assalam. Thank you so much for having me in your show. Nayab, such a big achievement. Congratulations to you on such a great and a big platform. You would be sharing the stage and representing Pakistan. जी बिल्कुल, इट डेफिनेटली इट्स ऑनर फॉर मी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मेन प्लेनरी में स्पीकर हूं, जो कि डच प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन हैं, उनके साथ में स्टेज शेयर कर रही होंगी। एंड आई एम वन ऑफ द 4 मेन स्पीकर ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेयर ऑफ एम्स्टरडैम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड और वेनेजुएला से एक सीनियर एक्सपर्ट हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द 4th वन इज मी। ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। और जहाँ पे हमारे ऊपर इंसानी हकूक की वजह से बहुत सी तनकीद होती है, लेकिन हम जब आलमी फोरम्स के ऊपर जाते हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, और दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी डिफरेंट अचीवमेंट्स, हमने बहुत से मसलों को कॉम्बैट किया है, जिसमें देयर इज अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन, जिसमें आपको मराकज़ का क़याम हो गया, पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो वनरेबल तबकात हैं उसके लिए कानून साजी हो गई। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो हमें डेफिनेटली आलमी सतह के ऊपर हमने उसको हाईलाइट अच्छा जो है वो नायाब, इस इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? What you would be talking about, what you would be representing पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रोपगेट करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो जहां तक कॉन्फ्रेंस का एजेंडे की बात है तो ये हर 2 साल में दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दुनिया भर से ह्यूमन राइट एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर, ह्यूमन राइट एम्बेसडर्स जो है वो वहां पे जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से जो है वो कायम किए, जो मुकर्रर किए जाते हैं। जिस तरह आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस के ऊपर अभी हमने हाल ही में देखा दुनिया भर से ह्यूमन राइट एम्बेसडर्स आए थे, जिसमें विम ग्रीट्स थे, नॉर्वे के जो ह्यूमन राइट एम्बेसडर थे, इजाबेला रोम थी जो फ्रांस से आई थी। इसी तरीके से ये तमाम आलमी हकूक के जो नुमाइंदे हैं ये जो है वो 2 साल बाद एक मुल्क के अंदर इकट्ठे होते हैं और उसमें जो इंसानी हकूक को दरपेश चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात होती है। तो जहां तक जो ट्रांसजेंडर अफराद, चूंकि दिस इज माई कम्युनिटी एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट दैट, तो उसमें ये है कि ट्रांसजेंडर ग्लोबली जो एक मसला है, जैसा अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि जो है वो सिर्फ जो जेंडर हैं वो सिर्फ बाइनरी हैं, मर्द और खवातीन, हम पासपोर्ट के ऊपर थर्ड जेंडर को नहीं रिकॉग्नाइज करते। लेकिन पाकिस्तान इज द कंट्री जो कि दुनिया भर के 12 ममालिक में है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को विद डिग्निटी एंड एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करता है। और हमारे आप शनाख्ती कार्ड से लेके, हमारे पासपोर्ट से लेके, हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से लेके हर जगह पे हमारी शनाख्त को एक डिग्निटी के साथ माना जाता है। जो मैं बेसिकली जो ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक मॉडल प्रेजेंट करने जा रही हूँ, दैट मॉडल इज जो पंजाब पुलिस ने ख्वारसरा अफराद के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज के नाम से एक मॉडल बनाया और उसमें हमने 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को बतौर प्राउड ऑफ पाकिस्तान वहां पे हमने प्रेजेंट करना है कि ये वो लोग हैं जहां पे वायलेंस, तशद्दुद और वो एक मुआशरे का हिस्सा है। लेकिन हमारी कम्युनिटी और हमारी सरकार, हमारी रियासत ने मिल के एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ तशद्दुद का खात्मा हुआ है। अच्छी बात की है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद आपने पाकिस्तान का तस्करा किया है। अच्छा, पाकिस्तान में 2018 में एक एक्ट पेश आया था जिसका नाम था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट। उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के हकूक को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है? मैं जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट 2018 में जब ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स ऑफ प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2018 आया तो उससे पहले खालिस्तान कम्युनिटी के बहुत बुरे हालात थे और स्लो एंड स्टेडीली इस कानून के आने के बाद खालिस्तान कम्युनिटी की जिंदगियों में वाज़े असर हमने देखा है। वो जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी इदारों की हद तक, जिसमें तालीमी इदारे हैं, हस्पताल हैं, जिसमें रोजगार के मौके हैं, तो बहुत हद तक पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं आपको इसकी एक बड़ी क्लियर एग्जांपल दूंगी कि सिंध के अंदर सिंध ने एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट अपना अमेंड करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिजर्व सीट दी है। खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक कोटा रिजर्व किया, जिसमें अभी हमने हाल ही में देखा कि ट्रांसजेंडर एज अ जेल वार्डन के तौर पर सरकारी नौकरियों के तौर पर आए। बलोचिस्तान के अंदर हमने एक ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस ऑफिसर जो कि कांस्टेबल की पोजीशन हालांकि उसके ऊपर वो आई। तो हमने बहुत ट्रांसजेंडर लॉ के बाद चेंज देखा है और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो कानून साजियां हैं वो बहुत जरूरी हैं किसी भी महरूम तबकात की ना सिर्फ तरक्की के लिए बल्कि उसको मुआशरे का बराबर शहरी बनाने के लिए। और ये वो सारी चीजें हैं ऑनेस्टली जिसको दुनिया में ग्लोबल स्टेज के ऊपर उनको पता होना जरूरी है कि पाकिस्तान
has emerged as a state जो कि अपने महरूम तबकात के इंसानी हकूक़ की बिल्कुल हिफाजत बिल्कुल। है। अच्छा नायाब, इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ वेरी मच डिस्कशनेबल कि इस्लामी माशरों में ख़ास तौर पे ट्रांसजेंडर अफराद के हकूक़ के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, क्या है? अच्छा, मेरी ये रिसर्च जब मैं हार्वर्ड के अंदर फेलोशिप 1 साल की करी थी, अभी मुझे ये इट्स फ्यू वीक्स जो बैक आई केम बैक टू पाकिस्तान, तो वो 1 साल मेरा जो पूरा तहकीकी मकाला है वो बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर है। इस्लामी मुआशरों के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो शरिया इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर ना सिर्फ बात करता है और उसकी इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है और अच्छा। उसको प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो ईरान है उसके अंदर भी जो इमाम खोमेनी है उनका एक इस्लामी डिग्री मौजूद है जो कि ह्यूमन डिग्निटी के तौर पर एक इंसान की ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। तो जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि ये कहीं वेस्टर्न आइडियोलॉजी है या फिर इसको कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्सीज के साथ अटैच किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जो मेरा तहकीकी मकाला था वो यही था कि चूंकि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मजहब है और तमाम जो मखलूक की हिफाजत और उसके हकूक की बात करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ट्रांसजेंडर अफराद ख्वाजा अफराद इनके हकूक की हिफाजत ना करता हो। तो मैंने वो पाकिस्तान का जो मॉडल है लेजिस्लेटिव मॉडल उसको ग्लोबल स्टेज के ऊपर प्रेजेंट किया हार्वर्ड के अंदर भी, जो कि अभी मेरी हालिया वो ये मकाला छपने जा रहा है हार्वर्ड की तरफ से। तो वो मुझे ये लगता है कि दीगर इस्लामी ममालिक जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए भी एक मशाल राह होगा और दे विल फॉलो पाकिस्तानी मॉडल टू प्रोटेक्ट इट्स वनरेबल कम्युनिटी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है मगर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं वहाँ, इसके साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है। आप इस चीज़ को कैसे एड्रेस कर सकती हैं कि पाकिस्तान में इंश्योर किया जाए कि इनकी सेफ्टी, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी एजुकेशन, इनकी एम्प्लॉयमेंट हर इदारे में, हर महकमे में हो? देखिए, सबसे पहले ना हमें ये समझने की जरूरत है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, और वो सोसाइटी ने पिछले 75 इयर्स पाकिस्तान बनने के बाद और जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की कॉलोनियल एरा, उसके दौरान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत उसको लेबल किया गया जिसने मुआशरे के अंदर नफरत तहकीर पैदा की और वो तमाम बुनियादी अपॉर्चुनिटीज जो एक इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती हैं उससे वो दूर रखा गया। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 100 years। हम एक सोसाइटी के बिहेवियर को बदलने के लिए एक वक्त लगेगा। दूसरे नंबर पे जो बतौर रियासत, स्टेट और एज अ सोशल एक्टिविस्ट ये जो हम सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक मिसाल दूंगी। एक रूल 18 है जो ट्रांसजेंडर एक्ट का भी आपने हवाला दिया, उसका रूल 18 कहता है कि हर इदारे ने कम से कम एक ट्रांसजेंडर पर्सन को भर्ती करना है, फिर उसको नौकरी देनी है, जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया। आई गिव यू अ नंबर ऑफ एग्जांपल कि जो रियासत ने जिस डिफरेंट सूबों के अंदर उन्होंने दे कम अप विद अ कोटा सिस्टम जिसके ऊपर उनको नौकरियां देनी शुरू हो गई। अब एक और में यहाँ पे बड़ा अच्छा खूबसूरत इनिशिएटिव है, उसको आई वुड लव टू हाईलाइट कि जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर ख्वाजा अफराद शुरू किया, जिसमें उनका टारगेट था कि 1600 ख्वाजा उनको जो स्किल सिखाई जाए ताकि वो नौकरियां हासिल करें। ठीक है। अब
हमें सोशल टैबू के ऊपर बेसिकली बात करनी है कि मुआशरा अच्छा, मैं इसी accept- टैबू के मुतालिक आपसे पूछना चाह रही हूँ। लोग जब एक ट्रांसजेंडर को देखते हैं, मैं एक नॉर्मल नोशन की बात कर रही हूँ, या तो वो बुली करते हैं या वो डर जाते हैं, या लोगों को ऐसे उन ट्रांसजेंडर्स को ऐसे कहते हैं ना कि कलमात से नवाजते हैं कि वो फिर उनके अंदर भी एक एग्रेशन, एक वनरेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, और वो माशरे के अगेंस्ट फिर कोई बात नहीं करते मगर एक गुस्सा ज़रूर रखते हैं। कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, कैसे अवेयरनेस पैदा करें कि लोग आज भी उनको एक्सेप्ट करें? मैं बिल्कुल देखिए, ये जो टैबू है और ये जो फिनोमेना है, मैं खुद इस चीज को फेस करती रही हूँ। अभी भी जब हम बहुत बड़े पॉलिसी रूम्स के अंदर होते हैं, पॉलिसी डिस्कशंस के अंदर होते हैं, हमारा सामना बहुत बड़े इल्म वालों से होता है, तो उनकी नजर के अंदर जो वह एक हकारत भरी नजर होती है ना एक ख्वाजा सरा के लिए, हम बिल्कुल उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बीइंग एजुकेटेड और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें शायद बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारे बैरियर्स अचीव करने के बावजूद हमें इन हकारत भरी नजरों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ही अचंभा है कि उससे ज्यादा हकारत जो सड़क के ऊपर खड़ा हुआ भीख मांगता हुआ ख्वाजा सरा है, या फिर जो है वो गली में ये शादी ब्याह के ऊपर वो तकरीब के ऊपर नाचता हुआ ख्वाजा सरा है, तो उसको उससे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नफरत है, जो महरूम तबकात होते हैं, बेसिकली हमारी कम्युनिटी, हम हमेशा ये कहते हैं कि क्योंकि मजलूम जब बदला नहीं लेता तो उसकी जो जो है वो अर्श तक जाती है, और वो उसका गिला सिर्फ अपने बनाने वाले मालिक से होता है। तो लेकिन ये है कि ऑन द प्रैक्टिकल साइड इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो एटलीस्ट जो है वो हम सोशल कोहेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम वो जो एक बैरियर है सिस जेंडर कम्युनिटी, जिसको अमल इंसान या मर्दो खवातीन कहते हैं, उनको और ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, ताकि उनके लिए कोई ख्वाजा सरा तीसरी मखलूक या कोई एलियन ना वो कंसिडर किया जाए। थैंक यू सो मच नायाब अली, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि वर्ल्ड प्राइड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में नायाब अली इज एडवोकेटिंग पाकिस्तान, और बहुत खुशाइंद बात है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपके दिलों का कहते हैं ना कि छू लेने वाला सेगमेंट, आपके दिलों को, वो क्या होता है? किचन। रोज दिल चाहता है किचन में जाएं, ऐसी ज़बरदस्त डिश बनाएं और बना के जो है वो हम प्रेजेंट करें, मगर समटाइम्स जो होता है इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। समटाइम्स ऐसा होता है कि गर्मी बहुत होती है, ह्यूमिड लेवल बहुत ज़्यादा होता है, किचन्स में नॉर्मली एयर कंडीशन नहीं होता और चूल्हे के आगे जाने को दिल नहीं चाहता। मगर उसका क्विक वे क्या है? ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा कहते हैं ना कि चूल्हे का इस्तेमाल ना हो, क्विक रेसिपी हो, क्विक मेथड हो, और उन मेथड्स के साथ फिर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत हो, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आसानी से दस्तयाब हो और बजटेड हो। तो आज हमने सोचा कि बजट में रहकर हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली ये ऐसे महीने चल रहे हैं जहाँ फैमिली गेट टुगेदर्स हो रही हैं, बच्चे घर में हैं, पिकनिक्स हो रही हैं, और दिल चाहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जाएँ। और ऑफ कोर्स इट्स अ प्री मानसून सीजन, उसका भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन ऐसे कौन से फल हैं, ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं विच इज़ रेडिली अवेलेबल एंड वी कैन मेक जिलियंस ऑफ रेसिपीज़। तो आज हमारे जो कुलिनरी एक्सपर्ट हैं और हमारी रहनुमाई करेंगे, दैट इज़ हमजा शेख is with us. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. Good morning. Good morning, Hamza. अच्छा हमजा,
morning is really beautiful today. It's good, but the point is we want to eat something which is really refreshing, which is mind blowing, बिल्कुल. which is sort of a finger licking food. हाँ. What it would be? अच्छा, वैसी गर्मी में बंदे का दिल करता है ठंडी मजेदार दोपहर के टाइम, क्योंकि अभी भी आजकल बारिश हो रही है, थोड़ा प्लेजेंट है, तो ठंडी मजेदार चीजें हो, तो उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए जामुन की आज दो बहुत ही मजेदार रेसिपीज. जामुन. हाँ, जामुन की, एंड वेरी डिफरेंट. इवन जब हम इसकी प्रेप भी कर रहे थे तो मेरी वाइफ भी कह रही थी हमसे ये क्यों आप ये कुछ बिल्कुल नया सा बना रहे हैं. हाँ. अच्छा, आज हम बना रहे हैं मसाला जामुन चाट. Masala jamun chaat. Yeah, Okay. very interesting, very delicious. And then we are making jamun cola. Jamun cola. Jamun That's cola. a drink. Yeah, that's the drink. Refreshing drink. Exactly. हम गर्मियों के जामुन लिए. की प्यूरी के साथ थोड़ा सा कार्बोनेटेड सोडा डालेंगे, थोड़े से और भुने हुए कुटे हुए मसाला जाट डालेंगे, तो बड़ी मजे का हमारा एक ट्रेडिशनल सा जामुन कोला बन अच्छा जाएगा. हमजा, अभी मैंने 2 दिन पहले शतूत वाला गोश्त खाया. शतूत के पत्तों में अच्छा. जो गोश्त था, that was all steamed on. ओह. एंड दैट वाज सो मच डिफरेंट कि हम लोग फ्रूट्स को जो है हम उनकी अफादियत ले सकते हैं, उनके पत्तों की अफादियत ले सकते हैं. फ्लेवर अरोमा ऐड होता है. डेफिनेटली फ्लेवरिंग. देखें, एक अच्छे culinary इंस्ट्रक्टर या एक अच्छे culinary एक्सपर्ट या फूड कंसल्टेंट या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का यही काम है कि वो नई इनोवेटिव रेसिपीज, नए तरीके से चीजें लेके आए. अब जिस तरह आप बता रही हैं, आप एक वेकेशन पे गई हुई थी बहुत दूर कहीं, वहां से आपने ये ट्राई किया होगा प्रोबेबली. बिल्कुल. इट वाज लाइक बहुत अच्छे तरीके से पूरा फॉइल में मीट वो स्टीम्ड. अब जब उन्होंने निकाला है तो उसको अंदर जो है शहतूत के पत्ते, आपको पता है शहतूत बहुत होता है वहाँ. स्कर्दू की बात कर रही हूँ. बिल्कुल. शहतूत के पत्तों के अंदर पूरा उसको मीट फोल्ड किया हुआ था, सिर्फ सॉल्ट के साथ सीजनड था, सिर्फ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. इट वाज सो न्यूट्रिशियस एंड इट वाज सो, यू नो, और बल्कि माउथ वाटरिंग. जी, वहां पे तो ग्रीन पेपर का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि जब जो काली मिर्च होती है वो जब दरख्त पे होती है तो वो ग्रीन पेपर होता है. वो उतरता है, उसको पिकल कर लिया जाता है तो वो ग्रीन पेपर कहलाता है. फिर उसकी एक स्टेज आती है जहां वो रेड होता है, स्लाइटली मरूनिश. फिर उसके बाद वो ब्लैक पेपर बनता है होल, और जब उसका ऊपर से छिलका उतार दिया जाए तो व्हाइट पेपर बनता है. ये आपको पता है 4 किस्म के पेपर एक ही दरख्त से एक्सट्रैक्ट होते हैं. अच्छा. हाँ, पहले ग्रीन, देन कुछ पेपर्स रेड होते हैं, नहीं तो डायरेक्टली दे ड्राई आउट एंड दे बिकम ब्लैक पेपर. और जब वो ब्लैक का छिलका उतार देते हैं तो अंदर से जो व्हाइट पार्ट निकलता है वो व्हाइट पेपर होता है. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैंने कहा चलें जहां बात हो रही है. अच्छा, जामुन भी जाने वाले हैं. आई थिंक 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना और रह गया है. जामुन जो अच्छा गर्मियों जामुन में है ना, गर्मियों के बाद चला जाएगा. महीना 1.5 महीने के लिए आते हैं. आधा सीजन निकल गया, आधा रह गया. तो आपने बड़ी जबरदस्त जो तरकीब जो है वो तैयार अभी करनी भी है. बिल्कुल. इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या चाहिए होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, और वो इंग्रेडिएंट्स इतने डिफिकल्ट होते हैं ढूंढना कि somehow we gonna skip. यार छोड़ो. नहीं, आज की रेसिपी मैंने इन्हीं चीजों को, शहबाज भाई से मेरी बात हुई थी, मद्देनजर रखते हुए हमने डिजाइन किए हैं कि वो सब कुछ जो घर पे अवेलेबल है, और अगर कुछ नहीं भी अवेलेबल तो मदर इंग्रेडिएंट के अलावा जामुन हो, उसके साथ कुछ भी चीजें आप मिक्स एंड मैच करके बहुत मजे की चाट बना लोगे. जिस तरह आज हम जामुन के अंदर जब जामुन को मैसरेट करेंगे, जब जामुन को नरम करते हैं खाने के लिए, ठीक है, ऐसे हिला के उसको, तो उसको वो करने के बाद हम उसमें अंदर थोड़ा सा आड़ू डालेंगे, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, भुना कुटा जीरा, नमक, नींबू. तो एक बहुत ही मजेदार मसालेदार, देखें ना, मुंह में पानी आने वाली मजेदार किस्म की जामुन की चाट बन जाएगी. और जो जामुन कोला है उसके लिए हमने जामुन लेने हैं, और उनको हमने फ्रेश जामुन का ऊपर से फ्लैश उतार के उसको प्यूरी कर लेना है. उसके अंदर हमने स्पार्कलिंग वाटर डालने हैं, या आप कोई भी कार्बोनेटेड वाइट कार्बोनेटेड वाइट ड्रिंक डाल लें. ठीक है, और साथ उसके अंदर जीरा जाएगा, काला नमक जाएगा, पुदीने के पत्ते जाएंगे. माउथ वाटरिंग. अभी फ्रेश जामुन उतरे हैं तो लेट हो रहे हैं, अभी पहुंचे हैं, तो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. हमारा जो जामुन थे वो इस वक्त फ्रेश जो हैं फ्रॉम द, कहते हैं ना कि ट्री हैज अराइव्ड, और हमने सोचा कि ताज़े जामुन पकड़े, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत जामुन के दरख्त हैं. हमें नहीं जरूरत थी हम जाके स्टॉल से जामुन खरीदते. तो जामुन चाट और जामुन मोहितो आज हमारा मेन कोर्स के अंदर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी 2 डिशेज हैं जो कि आप हाइटीज में, प्लेटर्स में जो हैं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ओवर टू यू हमजा शेख. तो हमारे यहाँ
पे जामुन स्टेशन, और जामुन मोहितो आपने बड़ा अच्छा नाम दिया है, हम तो जामुन कोला कह रहे थे टू कीप इट वेरी रस्टिक एंड लोकल, बट एनीवेज जामुन मोहितो भी कह सकते हैं इसको, मोजिटो। तो ये हमारे जामुन है, इसके साथ हम अपनी चाट शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जामुन है हमारे पास तकरीबन आधा किलो, इसके अंदर हम डालेंगे पिंक सॉल्ट। अब क्योंकि हम यूज ही पिंक सॉल्ट करते हैं इसलिए हम पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं, अगर आपके पास सफेद नमक है तो आप उससे भी गुजारा कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह जामुनों को डाल के मैसरेट करेंगे। अच्छा, ये क्यों करते हैं? इसको मैं बताता हूं क्यों करते हैं ये देखें अभी भी होएगा, और ये देखें अच्छा। और एयर करना, ये देखें खुशबू आना शुरू होगी जामुनों की, ये थोड़ा सा और होएगा। हाँ, करें आप, बिल्कुल। हाँ, पिंक सॉल्ट आपने ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, पिंक सॉल्ट ऐड करके ये क्या नरम कर देते ये हैं? देखें नरम करने के लिए, इसको अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर नींबू डालें? यहीं पे जी, कितने नींबू डालें आपने? ये चाट के लिए है तो आप एक बड़ा या 2-3 छोटे लेमन्स, ठीक है। ये आपने 2 तकरीबन लेमन्स आपने ऐड कर दी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब तक आपको खटा ना लगे या कोई टाटरी ना हो, हाँ। इमली ना हो, तो मजा नहीं आता चाट का किसी भी वही चाट देखें, का। हाँ। चाट का वही तो मजा है। हाँ। और प्लीज आप लोग जो फूड स्ट्रीट वाली जो है इर्द गिर्द के खाने उससे परहेज करें, घर में साफ सुथरी चाट बना के खाएं, क्योंकि आजकल जो हैजा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, फिर ये ना हो कि हमें उसको भी शो करना पड़ जाए। बहुत ज्यादा, हाँ। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। अब देखें इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है, प्याज, हरी मिर्चें डाली आपने, प्याज डालें, आड़ू, अच्छा वेरी नाइस, ठीक है, खीरा भी है। खीरा। अच्छा, आई लव योर ट्रे, पूरा आप सजा के आपने बड़े इसका क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, आपने ये वो करके देती है मुझे बड़े प्यार से कि जाएं अच्छा सा शो करके आए। अच्छा, ये देखें धनिया, फिर बड़ा हेल्प करती हैं आप जैसे हस्बैंड्स के लिए जो कि किचन में होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सारी बीवियां नहीं करती, कुछ करती हैं। हाँ, मेरी आपको कैसे पता? वो मुझे पता है ना, दोस्त बाकी भी हैं वो शिकायत करते हैं। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह, वाह, सही है ना, वेरी नाइस। ये थोड़ा सा इसको भी जरा टॉस अप करके दिखाएं, या इसको जरा कैमरे की तरफ दिखाएं ताकि व्यूअर्स भी देख सकें किस तरह की जो है प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। अब जाएगा हमारा जीरा, ठीक है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। अगर आपको, मुझे तो स्पाइसी कर दूं ना? हाँ, करेंगे है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना, सही है ना, बिल्कुल आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा पिंक सा सॉल्ट, काला नमक, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का हमेशा काला नमक इस्तेमाल करें आप। हमजा, वैसे आप ना चमचे भी नहीं पकड़ते, आप ऐसे से करके सारा स्प्रे ऑन कर देते हैं। वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। ये देखें। अच्छा, अब इसको फिर आप करेंगे। ये तो वर्कआउट हो गया ऑन एयर मेरा। हाँ, ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये टॉस करना जरूरी है। ये देखें ना, वो जरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कमाल हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आई लव द प्लेटर। थैंक यू। इसके ऊपर पापड़ी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर हम एक बीज है ना, तो उसकी वजह से वी हैव टू, है ना। किसी ने अभी तक जामुन चाट नहीं कराई होगी, बिल्कुल हमने नहीं। देखे, हमने अपने जितने भी किचन के अंदर हमने सेगमेंट्स की, हमने बिल्कुल जामुन चाट नहीं की। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि आजकल हाई टीज वगैरह का बहुत कॉन्सेप्ट है, प्लैटर्स चलते हैं, और मेन आप चाट अगर बनानी, दही बड़ों के अलावा जो कोई चीज डिफरेंट करनी है, जैसे मैंने एक बार खाई थी पालक चाट। हाँ, पालक पत्ता चाट वाज सो अमेजिंग। तो ये जामुन चाट भी इज लाइक, कहते हैं बहन भाई हैं आपस में, है ना। ये रेडी है, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, चेक, जस्ट ट्राई, है ना, ट्राई वन। आई वांट टू ट्राई इट, बट ये ट्राई वन। इट्स अमेजिंग, इट हैज अमेजिंग अरोमा। बहुत अच्छा, मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है मेरे बनाते हुए आ रहा था। तो ये देखें आप, वेरी नाइस, अमेजिंग। अब ये गिरे ना मेरे हाथ से, लेकिन ये कि मजा आ रहा है देख के, टेस्ट करके। गिव मी अ स्पून ओवर देयर। आप यहाँ से है आप हमारे, ये वाला स्पून लें, थोड़ा बड़ा है पर कोई नहीं, जस्ट ठीक है, जस्ट ट्राई वन, है ना, थोड़ा बड़ा है। देखिए, हम लोग इस टाइम सेट पे, हम किचन में नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमजा ने मुझे बड़ा स्पून पकड़ाया है, मैंने अपनी अपने सेहत साइज का का देख स्पून के। आपको दे दिया है। हाँ।
promise. It's amazing. Very nice. अगर आपने चटपटा खाना खाना है, इमली दाल, टाटरी का पानी, गोल गप्पे छोड़े, घर में ये बनाएं। हाँ। और आज आपने जरूर बनाना कि आपको कैसा लगे। इट्स अमेजिंग। इसका बीज भी आप खा सकते हैं। हाँ, इसका बीज वैसे आप ड्राई सुखा के पीस के डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और वैसे इट इज वेरी ये बड़ा अफादा है उनको इस चीज से। अफादियत होती है बिकॉज ऑफ कोर्स जामुन की अपनी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। जामुन इज गुड फॉर शुगर, इट्स गुड फॉर ब्लड प्रेशर, इट्स गुड फॉर योर गट हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर स्किन। बिल्कुल, हमने ऑलरेडी प्रोग्राम्स पूरे जामुन पे किए हैं, बट आई थॉट कि हम इसको किचन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल। हाँ हमजा, अब हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, अब हम बनाने लगे हैं जामुन कोला। ठीक है, इसके अगर अंदर आप इमली का पल्प डाल दें तो ये काला काला खट्टा कोला बन जाएगी। ठीक है, काला खट्टा कोला। हाँ ठीक है, तो उसके लिए हमने जामुन लेना है, ब्यूटीफुल प्लम कलर। ये देखें, दिस कलर शुड बी लाइक, इसका जोड़ा बनना चाहिए। बनाए है ना, Yeah. बनाए किसी दिन। और अच्छा, इसका पल्प हमने निकाल के रखा हुआ था। Exactly. इसका पल्प कैसे निकालना, जल्दी से बताएं। आपने इसकी जो गुठली से फ्लैश उतार लेना है और उसको थोड़े से पानी के ड्रॉप्स के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर जाएगा लेमन, इसको और मजीद रिफ्रेशिंग बनाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल जीरा भुना कुटा इधर और इधर, एंड जस्ट अ स्लाइट टच ऑफ सॉल्ट। आप इसको चाहें तो आप इसे शुगरी कर सकते हैं, पर मैं तो कहूंगा कि मत करें। मत करें, क्योंकि ऑलरेडी कोला में तो होती है। हाँ, अगर आप डाइट बेवरेज ले लें तो वो भी बहुत अच्छा है। ये देखें, अब यहां पे हम इसको करेंगे मिक्स। कुछ डालेंगे इसमें हम पुदीने के पत्ते, साफ बिल्कुल धुले हुए, और फिर हमारा कोला। इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड आप चाहे तो आप ये ब्लैक वाले के साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ बनाएं, लेकिन व्हाइट इज गुड। हाँ, बिकॉज व्हाइट में आपका जो कलर है वो वही रहता है। एंड यू कैन टेक द शुगर फ्री काइंड्स। ठीक है, ये जिस तरह आज हम शुगर फ्री के साथ बना रहे हैं, जैसे एप्पल लेमनेड इतना चलता है, उसमें बहुत एप्पल अच्छा। का प्योरे लेके आप इसी तरीके से लेमन के साथ लेमनेड बना सकते हैं। Any इट fruit, कुड बी लाइक any fruit, any जामुन fruit. लेमनेड, इट कुड बी अ Strawberry lemonade. या सो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ऐसी ड्रिंक है जो कि नुकसानदेह भी नहीं है, ओरिजिनल फ्रूट जा रहा है, पल्प जा रहा है फ्रूट का, क्यूमिन जा रहा है, जीरा जा रहा है। इट्स सच अ गुड एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइस है जीरा, और इतना सूदिंग है जीरा। जिन लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है उनको जीरे के इस्तेमाल के लिए कहा जाता है, तो ये बहुत जबरदस्त है। तो इसी नोट पे हिना ट्राई करेंगी। बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी। पहले मैंने मिर्चें थोड़ी सी खाई हैं, हाँ। अब मैं ये लेती हूँ। द कलर इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। देख सकते हैं कि कलर जो है वो कैसा चल रहा है। इट्स गुड। हाँ, दिस इज रियली गुड, हाँ, रियली रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग है, Really मजेदार है। व्यूअर्स, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम अस कि आप जामुन पकड़ें, नहीं आप खरीदने जाके किसी के दरख्त से 10-15 तोड़ के लाएं, हाँ। उसको आप मैल्सिफाई करें, क्रशिफाई करें, उसका प्योरे निकालें, add in any of the beverage, have mint leaves, lemon and little bit of salt and you are done with it. बिल्कुल, नहीं, it's very refreshing and if we take the sugar free drink तो there are merely any calories in it। वो लोग जो बड़े फिटनेस फ्रीक हैं और जिम वगैरह करते हैं वो इसको शुगर फ्री ड्रिंक के साथ बड़े अच्छे से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं आपके सामने। अब इसके अंदर देखें, वी हैव लेमन, वी हैव मिंट, वी हैव भुना कुटा जीरा, काला नमक एंड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड द जामुन प्यूरी एंड द ड्रिंक। इट्स वेरी, और आप देखें आज हमने जितनी भी चीजें बनाई हैं ये सारी उन चीजों से बनाई हैं जो घर में रेडिली अवेलेबल होती हैं। हमजा, टिप ऑफ द डे, व्हाट वुड बी टिप ऑफ द डे? गर्मियां हैं, गर्मियों में वैसे ही आपको पता है ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने का दिल नहीं चाहता, भुने हुए खाने का दिल नहीं चाहता, खासतौर पे रात को। रात को हम अगर खाते हैं तो एसिडिटी होती है, बिल्कुल, आपका हार्ट बर्न होता है, क्या करना चाहिए? अच्छा, कौन सी रेसिपीज इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? मैं तो बताऊंगा कि देखें, अगर आप किसी भी किस्म की फिटनेस जर्नी पे है ना
तो आप अपनी फाइबर इंटेक जो है ना वो ज्यादा रखें, कार्ब्स को कंट्रोल रखें, फाइबर इंटेक ज्यादा रखें। स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स या एक सैलेड की प्लेट खाने से पहले, या तुख मलंगा है वो खाने से पहले, या हस्क इसबगोल खाने से पहले अगर आप ले लेते हैं, हाँ चिया सीड्स, एनी काइंड ऑफ फाइबर, इट कीप्स योर गट क्लीन, फिल्ड, यू ईट लेस, यू स्टे फिट। तो ये ये आज की टिप ये है कि आप अपनी फाइबर इंटेक अच्छी रखें खाने से पहले और खाने के साथ, ताकि आप फाइबर में कौन कौन से फूड्स आ जाते हैं? ऑल दी रॉ वेजिटेबल्स, ऑल दी रॉ फ्रूट्स, ऑल दी, गाजर ले लें, ग्रीन बीन्स ले लें, जुकीनी ले लें, एक स्टिर फ्राई बना लें सब्जियों का, उसको सीजन करें। कच्ची पक्की सब्जियां बहुत ज्यादा पक्की भी नहीं और बिल्कुल कच्ची भी नहीं खाई जाती, तो आप उनका स्टिर फ्राई बना लें और वो खाएं और उसके बाद अपना डिनर करें, तो आप देखिएगा कि आपके डिनर का पोर्शन ऑटोमेटिकली बहुत छोटा हो जाएगा। पूरी प्लेट चावलों की आपसे नहीं खाई जाएगी, आप आधी खा के कहेंगे यार आई एम डन। तो वो आपके गट के अंदर पहले कच्ची सब्जियां जाएंगी, मतलब सब्जियां जाएंगी तो आपके गट को क्लीन और हेल्दी रखेंगी, डिटॉक्स करेंगी। ठीक है हमजा, विल कम बैक, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग देख लें न्यू पाकिस्तान। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पानी को हमेशा से ही रहमत कहा जाता है और समटाइम्स ये जहमत ही बनती है, मगर इस रहमत और जहमत को स्टोरेज का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब खुसूसन लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और उसकी बुनियादी वजूहात जो सामने आ रही हैं ऑफ कोर्स वो यही है कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इसी रफ्तार से ख़त्म होना शुरू हो गई तो आइंदा 10 से 20 साल में आवाम को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कहत साली भी हो सकती है, स्केर्सिटी भी हो सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट हो सकता है, पीने का पानी ऑफ कोर्स खरीदना पड़ेगा। और आपको पता है कि पंजाब जो हमेशा से ही 5 दरियाओं की अलामत समझा जाता है, जहां 5 दरिया एग्जिस्ट करती है, पहचान है पंजाब की, अगर पंजाब का ये हाल है तो पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो ये बड़े गौर और फिक्र करने की बात है, एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसके ऊपर निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। आज प्लानिंग करेंगे तो अगले कई सालों के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन के बाद फ़ायदा हासिल हो सकता है। और बेतहाशा बोरिंग आबादी में इजाफे जो है, शहरी जो है उसकी तोसी की जा रही है, मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा फैक्टर समझा जा रहा है। और इसी बहरान की वजूहात के हवाले से आज हम बात करेंगे कि हर घर को क्या करना चाहिए, इंसानों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए ताकि पानी का जो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है वो जो कम हो रहा है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी डॉक्टर रिजवान सफदर साहब, जो कि आज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे इसी हवाले से। तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हम तो ठीक है, लेकिन जो आपने पूरा एपिसोड बयान करना है, जो कि आप एक थॉट लेकर आए हैं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। पंजाब की बात हो रही है, लाहौर जैसे इलाके की बात हो रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो उसके ज़खायर जो है तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो जब ज़खायर खत्म हो जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा, बोरिंग कहाँ से होगी, पीने का पानी कहाँ से आएगा, उस पानी को हम कैसे मर्चेंडाइज करेंगे, मैकेनिज्म क्या होगा कि हमें पानी मिल सके? मेरा ख्याल है इससे भी अगली बात यह है कि हम कहते हैं पानी जिंदगी है, तो फिर आप ये पूछें कि जिंदगी कहाँ होगी अगर पानी नहीं होगा। तो मैं थोड़े से जो बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें यह है कि पाकिस्तान में जो पर पर्सन क्यूबिक मीटर पर पर्सन जो वाटर है अवेलेबिलिटी, वो 1950s में 5,500 क्यूबिक मीटर थी पर पर्सन। अब जो है वो 899 पे यानी 900 क्यूबिक मीटर्स पे आ गई है। और पाकिस्तान दुनिया के जो एब्सोल्यूट स्कार्स मुल्क हैं पानी के हवाले से, उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है, जहाँ पे अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है और क्लाइमेट चेंज हमारे साथ यही करती है जो कर रही है, और हम भी पानी के साथ वही करते हैं जो करते आ रहे हैं, तो 2050 तक पानी नहीं होगा। आप लाहौर की अगर बात करें, आपने लाहौर को पर्टिकुलरली मेंशन किया, इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर में जो है वो पानी का जो लेवल है वो 147 मीटर्स पे चला गया है और हर साल ये 3 से 3.5 मीटर्स
नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये, और इस्लामाबाद में ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ से लोग, जहाँ पानी नहीं है ज़ेरे ज़मीन, पानी खरीदा जाता है, बिल्कुल, of course। खरीदा भी जाता है और लोग वहाँ से माइग्रेट करने पे मजबूर हैं कि वो कहीं और सोसाइटीज में जा रहे हैं। ये आपके कैपिटल में हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर रिजवान साहब, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब जहाँ 5 दरिया हैं, जी, सिंध के अंदर हमारे पास पूरा क्या नाम है, अरेबियन सी है जी, इसके साथ साथ ग्लेशियर्स पिघलते हैं, लेक्स हैं, पानी है मगर स्टोरेज नहीं है। और स्टोरेज के हवाले से हमने पहले भी बहुत बात की है, डैम्स के हवाले से बात की है। तो जब तक पानी स्टोर ही नहीं होगा तो हम ये आते जाते पानी के ऊपर तो इन्हिसार नहीं कर सकते। दोनों तरह के मसले हैं मैडम। एक तो ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन से अब देखें ना, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे वो कंजम्पशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और दूसरा ये है कि हमारे जो रवैये हैं, अगर मैं ख़ास तौर पे सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि हमने टूटी जो है वो खुली छोड़ी हुई है और पानी चलता जा रहा है, फिर हम गली में पानी छिड़क रहे हैं, फिर हम गाड़ी धो रहे हैं तो हमारा जो टैब है वो चलता जा रहा है, तो हमें कोई फिक्र नहीं है कि पानी, लोग अपने लॉनों में पानी छोड़ देते हैं, 2-2 घंटे छोड़ देते हैं। अब एक जो और बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है रिसेंट 5-6 साल में, जिस पे शायद बहुत कम बात हो रही है, वो ये है कि पानी का हसूल जो है वो फ्री हो गया है काइंड ऑफ, बिकॉज ऑफ सोलराइजेशन, खास तौर पे एग्रीकल्चरल वाटर का। और इवन हमारे घरों में भी सोलर लग गया है, आपको बिजली का बिल भी नहीं आ रहा। और किसान ने भी ये किया है कि वो सोलर लग गया है, वो पानी का आपका हसूल जो है वो फ्री हो गया है, तो उससे पानी लेना जो है वो मुफ्त हो गया है। तो उससे जो वाटर टेबल है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। पानी, दोनों मसले हैं। एक तो पानी अगर है तो उसको स्टोर करने का हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, और अगर दूसरा ये है कि हमारे जो रवैये हैं, जिस तरह से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी एंटी वाटर, एंटी सोशल और एंटी ह्यूमन है, आई वुड से, क्योंकि हमें नहीं, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लाहौर में नून लीग की हुकूमत ने रिसेंटली कोशिश की है कि यहाँ पे कोई 8-9 वेल्स बनाए हैं कि पानी को स्टोरेज किया जाए। इस्लामाबाद में एक बंदे ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल, उस बंदे ने इनिशिएटिव लिया और उसने अपने इलाके में जब पानी को रिस्टोर करना शुरू किया तो वो पानी 4 से 5 मीटर जो है वो उसका लेवल अप हो गया उस इलाके में। तो आप देखेंगे कितना सिग्निफिकेंट जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। एक इसमें और बहुत अहम बात है, ख़ास तौर पे लाहौर जैसे शहरों में जहाँ पे कंक्रीट भर दिया गया है, तो मानसून की जब बारिशें होती हैं तो बारिशों का जो पानी है वो ज़ेरे ज़मीन, वाटर टेबल वो ज़ेरे ज़मीन जाता ही नहीं है, क्योंकि कंक्रीट है बहुत ज़्यादा, तो वो ज़मीन में जाता ही नहीं है और वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज नहीं होता। आप अगर गांव गई होंगी तो आपने, हम तो गांव में पले बड़े हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि हर गांव में एक छप्पड़ होता था, उसको तालाब जो छप्पड़ कहते थे, तो वो हर पूरे गांव का पानी वहां जाता था और वही छप्पड़ जो है, वही तालाब जो है, उसकी वजह से गांव का जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होता था, ज़ेरे ज़मीन पानी जाता था। अब दोबारा गवर्नमेंट्स उसको रिकंसीडर कर रही हैं कि क्यों ना हर गांव में जो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव के बाहर उसका एक तालाब बना दिया जाए ताकि वो ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो रिचार्ज होता रहे। बड़े शहरों ये तो मसाइल तो हमने आपने बता दी हैं, इसका तरीका क्या है? अब इन मसाइल से निपटना कैसे है? मेरा ख्याल है एक तो दुनिया में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग अपने हाउस होल्ड की सतह के ऊपर भी रिचार्ज का सिस्टम बना रहे हैं, रिचार्ज वेल्स भी बना रहे हैं और स्टोरेज वेल्स भी बना रहे हैं दुनिया में, दोनों तरह। एक तो है कि आप स्टोर करते रहे पानी को, और दूसरा ये है कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इवन वाशरूम में, टॉयलेट में जो इस्तेमाल हो रहा है, वो आप उसको बोरिंग कर दें और जैसे आप पानी ले रहे हैं ऐसे ही वो बोरिंग के जरिए से पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन जा रहा है। तो वो कैसे सैनिटाइज्ड होगा वो पानी और वो कैसे साफ होके ऊपर आएगा? वो ज़मीन की जो लेयर्स हैं उसको साफ कर देती हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, वो आपने किसी और बोर से लेना है, वहां से नहीं लेना ना, वो जमीन का ये कुदरती मैकेनिज्म है ना जी, कि वो जमीन की जब लेयर से होके आएगा तो वो साफ हो जाएगा। इसी तरह हेल्थ इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, वो देखें वो उसमें जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाते हैं। हेल्थ इफेक्ट तो आप ये देख लें कि पहले ही जो पानी हमें मिल रहा है जो कि 900 क्यूसिक पर पर्सन है, जो कि बिल्कुल स्कार्सिटी लेवल के ऊपर है, उसमें से भी आधा जो है वो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। और उसके पीछे भी आई वुड से कि
जो बिजनेसेस हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनका बहुत हाथ है कि जिसने जो हमारा बुनियादी इंसानी हक है, पानी पीने का, साफ़ पानी, बेसिक ह्यूमन राइट है, उसको भी कमर्शलाइज कर दिया। और हमें ये बताया गया कि ये बोतल का पानी जो है ना, ये बॉटल्ड वाटर, ये ठीक है पीने के लिए, खुला पानी जो है ना उसको छोड़ा ही नहीं गया, उसमें फैक्ट्रियों का केमिकल जा रहा है, उसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट जा रहा है, उसमें आपका जो घर का वेस्ट है वो नहरों में लोग फेंक रहे हैं। तो रियासत को, गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है इस तरफ भी थोड़ी। अच्छा डॉक्टर रिजवान सफदर साहब, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से आपने काफ़ी चीज़ों की ऊपर निशानदी की है। हाउ अबाउट अगर हम सिंध की बात करते हैं, 1 महीने का पानी का टैंकर जो है, जो इलाके जो हैं, आपके पता सामने समुंदर है, समुंदर के सामने घर को पानी दस्तयाब नहीं है, वो 30,000 से 35,000 रुपए के टैंकर जो हैं पूरे महीने के फिल होते हैं, जिससे वो नहाते हैं और जिससे वो पानी पीते हैं, क्योंकि बालों के ऊपर और स्किन के ऊपर बहुत सॉल्टिश वाटर जो है वो असरात बड़े गलत किस्म के मुरतब करता है। तो आपको क्या लगता है, समंदर सामने है, सैनिटाइज नहीं हो रहा, पानी नहीं है हमारे पास, दरिया हमारे पास हैं, पानी नहीं है, जमीन के नीचे से बोरिंग कर करके पानी खत्म होता जा रहा है, तो क्या करें? अच्छा, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें, बड़ा ऑनेस्ट एनालिसिस करें, तो पंजाब इज़ फार बेटर देन योर बलोचिस्तान और सिंध। बलोचिस्तान में, कोयटा में तो टैंकर का पानी बिकता है और टैंकर का पानी आपको ख़रीदना पड़ता है, और शायद और कराची में भी ऐसे ही है, सिंध में भी ऐसे, इंटीरियर सिंध में तो पानी वैसे ही लोग, जाहिर है वो बहुत सारी जगहों पे तो पानी मिलता ही नहीं है, रेगिस्तान में ख़ास तौर पे। तो यही शायद वजह है कि पंजाब के लोगों को ये अदराक नहीं है कि ये कितनी अहम रिसोर्स है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो वहाँ का मैकेनिज़्म और पंजाब के मैकेनिज़्म में बहुत फ़र्क है। जो सप्लाई का मैकेनिज़्म है, फॉर एग्जांपल लाहौर की हम वासा की बात करें तो बहुत फ़र्क है। आल तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर होने वाली हैं। वहाँ पे तो टैंकर माफिया जो है वो वैसे ही कैप्चर कर लिया ना उसने पूरी मार्केट को। अब वो शायद गवर्नमेंट से भी बड़ा हो गया है, रियासत से भी बड़ा हो गया है कि वो वहाँ पे रियासत को कोई मैकेनिज़्म बनाने दे ही नहीं रहा, क्योंकि अगर वो मैकेनिज़्म बन जाएगा, वासा की तरह घरों तक सप्लाई पहुँचने लग जाएगी, तो फिर टैंकर किसके बिकेंगे? आपने रिचार्ज व्हील के हवाले से बात की है, रिचार्ज व्हील जो है वो कितने का लगता है घरों में, और लोगों को हर घर में लगवाना चाहिए, और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे? देखें, रिचार्ज वेल जो है वो बनाने के लिए उसके तो देखें आप, अच्छा, इट्स रिचार्ज वेल, यस, तो उसके तो देखें वो आपने कितना बड़ा बनाना है। कुछ लोगों ने ये किया है कि उन्होंने जो अपना गैरेज है जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं उसके नीचे एक स्टोरेज वेल, कराची में ख़ास तौर पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कोयटा में उन्होंने ये किया हुआ है कि उसके नीचे, गैरेज के नीचे स्टोरेज वेल बनाया हुआ है, या रिचार्ज वेल भी लोगों ने अपने घरों में बनाए हुए हैं। तो वो तो डिफरेंट उसका है कि आप कितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं या कितनी यूज़ है आपका पानी का, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। देखें, आज आप नहीं करेंगे तो फिर आपको कल को महंगा लेके करना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी तो अगली जो लड़ाई है, अगली जो पानी पे लड़ाई है, पानी पे, और पानी पे लड़ाई हो रही है। पहले जो न्यूक्लियर पे लड़ाई थी और अब पानी पे लड़ाई शुरू, वो भी देखे ना, वो क्योंकि हमारा मसला है, ये हमारे जिंदगी का मसला है। लाइफ, मैंने जो बात शुरू की थी ना कि वाटर इज लाइफ, तो उसके बगैर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो यही पंजाब में भी अगली लोगों ने आपस में लड़ना है, खाना जंगी होनी है पानी की वजह से। अभी जो लोग कह रहे हैं कि अगर हमने अभी प्रिजर्व ना किया तो ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान सफदर साहब। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा को छेड़ा है। पानी आपको पता है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ जीना भी है, और इस ज़िंदगी के लिए हमने लड़ना नहीं है बल्कि इसके लिए स्ट्राइव करना है। आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेज में, नियो पाकिस्तान के पेज में जाके तमाम कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।